अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो MGT 501 की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके मिड टर्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज उन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जॉब होल्डर्स हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपके मिड टर्म अब बहुत करीब आ चुके हैं। 10 से आपके मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो 3 तो हो गई है, तो काफ़ी कम दिन रह गए हैं हमारे पास। तो ये जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर्स नहीं लिए उनके लिए बहुत मुश्किल होगी कि वो सारे लेक्चर्स को प्रिपेयर करें। तो उन लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है उनकी। इनको हम हैंड आउट से देखेंगे भी और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से MCQs आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो MGT 501 की तैयारी करते वक्त आपको किसी भी फाइल को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका पेपर जो है वो फाइलों से रिपीट बिल्कुल भी नहीं होता। फाइल्स के अंदर बहुत ही पुराने MCQs हैं जो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते। जब आप पेपर देंगे तो आपके मोस्टली MCQs कॉन्सेप्चुअल होंगे। क्वेश्चंस हो सकता है रिपीट हों, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही ईजी से होते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से हैंड आउट एक दफ़ा रीड किए होंगे तो क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर लेंगे। मसला होता है MCQs करने में, क्योंकि MCQs जो होते हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ MCQs ही प्रिपेयर करके जाते हैं, और MCQs भी अच्छे नहीं होते तो फिर वो फेल हो जाते हैं। इस तरह से MGT 501 में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो इसलिए मैं आपको गाइड कर ये बता रही हूँ कि आपने जो है वो सिर्फ हैंड आउट्स ही तैयार करने हैं। किसी भी फाइल पर रिलाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपके हैंड आउट्स भी कोई बहुत बड़े नहीं हैं। अगर आप लेक्चर 1 से लेकर 18 तक देखें तो ये कुछ 82 पेज बन रहे हैं। ठीक है, तो इस दफ़ा आपका मिड टर्म का सिलेबस भी लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 18 तक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैनेजर। टाइप्स ऑफ मैनेजर जो है ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 के अंदर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम हैंड आउट से भी देखेंगे, साथ मैंने हैंड आउट्स भी खोले हुए हैं आपके। तो ये देखें टाइप्स ऑफ मैनेजर यहाँ है लेक्चर नंबर 2 में। अब ये इसमें MCQs किस तरह से आते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हो कि टाइप्स ऑफ मैनेजर को बताएं कितने टाइप्स हैं। तो 3 तरह के टाइप्स जो है वो आपकी बुक में एक्सप्लेन हुई हुई हैं। इसके अलावा इसके MCQs किस तरह से आते हैं। MCQs में आपको एक सिनेरियो दिया होगा या एक सिचुएशन दी होगी और फिर उसमें एक कोई बंदा फैसला कर रहा होगा, तो आपको फिर आपने बताना होगा कि ये कौन सा मैनेजर है जिसके पास इतनी अथॉरिटी है कि ये इस तरह का डिसीजन ले सकता है। ठीक है, इस तरह से MCQs बनकर आते हैं। तो पहला हम देखिए आप स्ट्रेटेजिक मैनेजर। स्ट्रेटेजिक मैनेजर होते हैं जो सीनियर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो सबसे सीनियर होते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं, कंपनी के गोल और प्लान भी यही डेवलप कर रहे होते हैं। और स्ट्रेटेजिक मैनेजर किस पे फोकस करते हैं कि कंपनी के जो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं, उनकी जो कंपनी की ग्रोथ है, तो कंपनी की हर चीज़ पे वो लोग फोकस कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी भी है। तो MCQs में आपको ऐसा आ सकता है कि कौन से मैनेजर हैं जो कंपनी के लॉन्ग टर्म इश्यूज़ को देखते हैं, या फिर कौन से मैनेजर ऐसे हैं जो कंपनी की ओवरऑल मैनेजमेंट को देखते हैं। तो वो हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजर होते हैं। उसके बाद टैक्टिकल मैनेजर्स हैं। ये मैनेजर सब कौन से होते हैं, ये जो जनरल गोल्स और प्लान्स होते हैं ना उनको ट्रांसलेट करते हैं। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजर के बाद ये दूसरे नंबर पर आते हैं। जो ऑर्डर्स जिनको स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स देते हैं वो आगे उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को ये परफॉर्म करते हैं। जो एक्टिविटीज़ और टास्क उनको सीनियर मैनेजर्स देते हैं। ठीक है, और इनको हम मिडल मैनेजर भी कहते हैं क्योंकि अब ये दरमियान पे हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे हैं वो हमारे पास ऑपरेशनल मैनेजर हैं। अब जो ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं ये देखें लोअर लेवल मैनेजर हैं। तो ये भी MCQs काफ़ी दफ़ा आता है कि लोअर लेवल पे कौन से मैनेजर होते हैं, तो वो हमारे पास ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं। ठीक है, जैसे कि सुपरवाइज़र और सेल्समैन है। ठीक है, सुपरवाइज़र और सेल मैनेजर जो है हमारे पास वो ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं। ये भी MCQs काफ़ी दफ़ा आता है। अगर आपको सुपरवाइज़र का एक सिनेरियो एक सिचुएशन दी हो या फिर सेल मैनेजर्स बताया और आपको कहा हो कि ये कौन सा मैनेजर है, तो वो ऑपरेशनल मैनेजर है, आपने फ़ौरन से कहना है। तो ये तीनों जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 से, इस टॉपिक को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और इस वाले टॉपिक को आपने यहाँ से कर लेना है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड टॉपिक हमारे पास पर्सनालिटी ट्रेट है। 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स पे लेक्चर नंबर 4 में है। ये 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे MCQs उठाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। लेक्चर नंबर 4 में है हमारे पास ये पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो इसमें से बहुत सारे MCQs आते हैं, एक MCQs नहीं आता, बहुत सारे MCQs आते हैं। तो यहाँ पर देखें, लेक्चर्स के दौरान भी मैंने आपको समझाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए हुए ये वीडियो उनके लिए है। तो देखिए यहाँ पर पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है कि 5 मेजर डायमेंशन होती हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स की। यानी कि ह्यूमन पर्सनालिटीज़ को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, 5 बड़ी पर्सनालिटीज़। ठीक है, सबसे पहले उसमें है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है, एक वो इंसानों की क्वालिटी जिसमें वो अपने काम को बहुत ही सीरियस लेते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को इतना वो अच्छे तरीके से वेल परफॉर्म करते हैं ना इस वाली सिचुएशन के अंदर। तो कुछ होते हैं कंपनी के अंदर डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के जो लोग होते हैं ना, हर इंसान की अपनी एक अलग से होता है। कुछ लोग काम करना किस तरह पसंद करते हैं, कुछ लोग किस तरह।
तो हर इंसान डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर उन्होंने पहला जो है वो कॉन्शियसनेस बताया, यानी कि ऐसे लोग जो कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, अपने काम को लेकर वो बहुत सीरियस होते हैं, अपना काम जो है वो बहुत अच्छे से करते हैं, अपने किसी पर डिपेंड नहीं होते, अपने आप पर डिपेंड करते हैं, बहुत ही केयरफुल होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइज भी होते हैं, और जो उन्होंने सोचा होता है, प्लानिंग की होती है, उसी को फॉलो करते हैं। तो ये MCQs अब किस तरह से आएगा, MCQs में आपको एक सिचुएशन दी होगी या फिर पूछा होगा कुछ इस तरह से कि एक बंदा है जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ को बहुत वेल परफॉर्म कर रहा है, तो ये कौन सी उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट है, तो ये कॉन्शियसनेस है। तो इस तरह से MCQs इसके आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास पर्सनैलिटी ट्रेट है वो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन है। अब ये क्या है, ये दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। ये अब क्या है, उन लोगों को जो बहुत सोशलेबल होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, यानी कि उनको बात करना बहुत पसंद होता है, एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं कंपनी के अंदर, जो फुर्तीले से लोग होते हैं, और जिनको बातचीत करना भी बहुत पसंद होता है। जब नए लोग आते हैं तो उनसे भी वो बात करना शुरू हो जाते हैं, हर किसी से मतलब वो अच्छा उनका कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरह का MCQs भी आपको पेपर में आता है, जिसमें जो है आपको एक सिचुएशन दी होगी या फिर आपको कहा होगा कि एक बंदा है तो उसने अभी नई कंपनी ज्वाइन की है और वो कंपनी में बहुत एक्टिव है, बहुत टॉकटिव है, हर इंसान से बात कर रहा है, तो वो बंदा उसकी कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट है ये, ठीक है। तो ये एक्सट्रोवर्जन है या फिर इंट्रोवर्जन, आपको ऑप्शंस दी होंगी, ये उस बंदे की है कि वो बहुत सोशल है। उसके बाद ओपननेस है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या है, इसमें जो एक बंदा है वो कितना ब्रॉड माइंड है, उसकी इमेजिनेशन की स्किल कितनी है, वो कितना क्यूरियस है, कितना वो नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत जज्बाती है, क्यूरियस है, वो नई चीज़ों को सीखने की हर वक्त उसमें अंदर एक चाहत होती है, ठीक है। तो इस तरह का MCQs आप कैसे बनेगा, ऐसे ही आपको एक सिचुएशन दी होगी और कहा होगा कि ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है अपने काम को लेकर, और एक जो न्यू एक्सपीरियंस को सीखने की उसके अंदर बहुत चाहत है, तो ये कौन सा उसका पर्सनैलिटी ट्रेट है, तो वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी। अब ये क्या है, वो डिग्री जिसमें बंदा कितनी जल्दी परेशान हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, या गुस्सा हो जाता है, या फिर इनसिक्योर हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कंपनी के अंदर जो जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे भड़क जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो वो हमारे पास वो जो इंसान होते हैं ना, वो हमारी इस पर्सनैलिटी ट्रेट के अंदर फॉल करते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये भी आपको एक सिचुएशन दी होगी, एक बंदा है कंपनी के अंदर, किसको छोटा सा कुछ हुआ है तो उसको बहुत गुस्सा आ गया है, या फिर बहुत जल्दी वो परेशान हो गया है, या फिर वो डिप्रेस्ड हो गया है, तो वो कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट है, तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी है। उसके बाद हमारे पास एग्रीएबलनेस है। अब ये क्या है, ये कि बंदा कितना कर्टियस है, कितना उसका ना गुड नेचर है, फ्रेंडली है, सबसे बातचीत करना भी उसको पसंद है, वो बहुत ही फ्रेंडली है, फ्लेक्सिबल है, तो वो हमारे पास आ जाता है एग्रीएबलनेस। तो ये भी आपको MCQs ऐसे आएगा कि एक बंदा है वो बहुत ही कर्टियस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये उसकी कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट है, तो वो आपने बताना है कि वो एग्रीएबलनेस है, ठीक है। इस तरह से ये MCQs आपके पेपर में आते हैं। इन जो 5 हमने पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिस्कस किए हैं, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। इवन के लॉन्ग में भी आपको कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी के 5 मेजर डायमेंशंस कौन से हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी कहते हैं और डायमेंशन भी कहते हैं। तो फिर आपने बारी बारी इन सारों को बताना है, और इनको आप अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से याद नहीं भी करते तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस से याद करें, तो आप इसको अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो पेज नंबर 18 पर है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। अगर MCQs नहीं आता है तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन MCQs इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ टीम की जो टाइप्स हैं वो लेक्चर नंबर 5 में एक यही टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें टीम्स हैं, डिफरेंट डी भी होती हैं और टीम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये जो होता है ये क्वेश्चंस ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर जो है वो आ जाता है और डिफरेंट टीम्स बताई होती हैं और कौन सी टीम है ये भी पूछा होता है। तो यहाँ देखिए 4 टाइप्स की टीम्स होती हैं, ये आपको शॉर्ट में और लॉन्ग में भी आ सकता है कि टाइप्स टीम की जो है 4 अहम टाइप्स कौन सी हैं। तो देखें सेल्फ मैनेज टीम है। सेल्फ मैनेज टीम में वो ग्रुप होते हैं एम्प्लॉय जो खुद ही आपस में कोलैबोरेट करके काम करना पसंद करते हैं। वो इतना ज़्यादा अपने सुपरवाइजर्स को और सीनियर्स को तंग नहीं करते, वो खुद ही आपस में जो है ना एक टीम बना लेते हैं, और अब जो है वो अपने बॉस से इतनी डायरेक्शन नहीं लेते। यहाँ पे मैंने ईजी वर्डिंग में लिखा भी है आप लोगों के लिए, अगर आपको यहाँ से डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से नीचे से रीड कर सकते हैं, वही बातें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको शॉर्ट करके लिखा है कि ऐसे लोग होते हैं जो आपस में मिलजुल कर काम कर लेते हैं, अपना प्रोजेक्ट आपस में देख लेते हैं, ठीक है। तो वो उनको सुपरवाइजर या बॉस की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, कि वो वेट नहीं करते कि हमें सुपरवाइजर या बॉस को डायरेक्ट करें तो हम वो काम करें, वो खुद से करने वाले लोग होते हैं। उसके बाद क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम होती है। अब ये कौन सी होती है, इसके जो अंदर एम्प्लॉय होते हैं ना वो अपनी जो है वो एक ही गोल होता है उनका, मतलब उन्होंने एक मकसद रखा होता है, उसको पूरा करने के लिए वो टीम बनाई जाती है, ठीक है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई उन्हें एक स्पेसिफिक मकसद रखती है अपना, उसके लिए उन्हें एक टीम डिज़ाइन की, वो टीम वही काम करेगी, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो वो टीम खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस भी आपको पेपर में दी जाती हैं MCQs में, कि एक टीम बनाई गई थी इस फलाने काम के लिए, ये पूरा हो गया, अब टीम जो है वो ख़त्म कर दी गई है, तो ये कौन सी टीम है, तो ये क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम है, जो काम एक स्पेसिफिक काम के लिए उनको जो है वो
रखा जाता है। उसके बाद क्वालिटी सर्कल है। अब क्वालिटी सर्कल क्या है, इसमें वो ग्रुप होते हैं, वो लोग होते हैं जो एक ही काम, उनका सिमिलर काम होता है, ठीक है। हु मीट रेगुलेटरी टू आइडेंटिफाई एनालाइज एंड सॉल्व, जो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तो ये काफ़ी मिलते जुलते भी हैं सारी टीम्स की, इस वजह से जो है वो आप MCQs में कंफ्यूज ना होगा कि किसमें क्या पूछ रहे हैं। इस वाली टीम में जो है वो टीम को खत्म कर दिया गया है, लेकिन क्वालिटी सर्कल में टीम खत्म नहीं हुई, सिमिलर वर्क है। एक वर्क उनको साइन किया गया, उन्होंने पूरा किया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनको एक और वर्क साइन हो सकता है, फिर वो और एक और वर्क करेंगे, इस तरह से एक और वर्क, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम्स कौन सी होती हैं, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं वर्चुअली, यानी कि हम जैसे कि अभी ऑनलाइन आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन स्टडी आपके पास वर्चुअल टीम है। जो टीम्स आपस में डेली मिलती तो नहीं है, ठीक है, डेली आपस में कम्युनिकेशन उनका होता है, मोबाइल से होता है, लैपटॉप से होता है, जूम है और बहुत सारी गूगल मीट है, बहुत सारी डिवाइसेस है, तो उन पे वो एक वर्चुअल टीम बना लेते हैं, उनकी भी एक वर्चुअल टीम होती है, ठीक है, और वो वर्चुअली आपस से एक दूसरे से काम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह की आपको जो है वो आपको सिचुएशन दी हो सकती है MCQs में कि जो है ये लोग हैं सारे अपने आप से एक जूम मीटिंग में बात कर रहे हैं या फिर गूगल मीट पे बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एक दूसरे से बात करें, तो ये कौन सी टीम होगी, तो वो वर्चुअल टीम होगी, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 से। लेक्चर नंबर 7 है, उसमें ब्रेन ड्रेन का टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तो MCQs हर दफ़ा ज़रूर आता है और ये है भी बहुत छोटा सा, तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो लेक्चर नंबर हमारे पास 7 है, लेक्चर नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो लेक्चर नंबर 7 में ब्रेन ड्रेन का एक टॉपिक दिया हुआ है आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नाम से भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के ब्रेन ड्रेन क्या है, तो अभी हम इसको देखते हैं कि ब्रेन ड्रेन क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका ब्रेन ड्रेन पेज नंबर 36 पे। तो पेज नंबर 36 पे यहाँ पे मैंने इजी वर्डिंग में भी लिखा है इसको, तो वो देख लेते हैं। ब्रेन ड्रेन क्या कब ओकर होता है, जब आपके वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल वर्कर आपकी जगह को छोड़कर कहीं और जाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। किस लिए जा रहे हैं, अच्छे बेनिफिट्स के लिए। आप अपनी कंपनी चला रहे हैं लेकिन आप उनको अच्छे बेनिफिट्स ही नहीं दे रहे, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे रहा, आप उनको कुछ भी अच्छी कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं दे रहे, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नहीं रुकेंगे ना, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं। तो वो क्या करेंगे, आपकी कंपनी को छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो कहीं और पे भी जॉब मिल जाएगी। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है कि जब आपकी कंपनी के जो अच्छे और काबिल लोग होते हैं ना, वही चले जाते हैं। जैसे कि अभी आप पाकिस्तान की सिचुएशन ले लें कि कैसे पाकिस्तान से जो वेल एजुकेटेड और प्रोफेशनल लोग हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में सेटल हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि अच्छी जॉब के लिए। पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट की कदर ही नहीं करते, तो अच्छी जॉब्स उनको नहीं मिल रही, ठीक है। तो अच्छी जॉब के लिए तो वो दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वरना अपनों को छोड़ के कौन जाना चाहता है, लेकिन वो दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, अपने एक फ्यूचर बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से वहाँ पे उनको अच्छे से उनको अमाउंट मिलती है सैलरी की और ये सारी चीज़ें। तो वो ब्रेन ड्रेन ये होता है, ठीक है। तो अब ब्रेन ड्रेन अब तो देखें आप कितना कॉमन है भी, तो ये MCQs तो आपको ज़रूर आ सकता है पेपर में, और शॉर्ट लॉन्ग में आपको सिचुएशन भी दी हो सकती है। तो ये आपने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है, कि ब्रेन ड्रेन तब अगर होता है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा बंदा, एक काबिल बंदा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कहीं और जा रहा होता है। वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकता है या फिर वो कंट्री से बाहर भी जा सकता है, ठीक है। ब्रेन ड्रेन के नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ब्लैकलैश और ब्लैकलैश को अवॉइड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली इसका क्वेश्चन आ भी चुका है, हाउ टू अवॉइड ब्लैकलैश, ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में रिसेंटली। तो इसको देख लेते हैं। हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास ब्लैकलैश का टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम ब्लैकलैश को टॉपिक को देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ब्लैकलिस्ट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन, जो काफ़ी एक बड़ी अमाउंट के लोग एक नेगेटिव रिएक्शन किसी पर देते हैं ना, उसको हम ब्लैकलिस्ट कहते हैं। जैसे कि वुमेंस हैं, वो माइनॉरिटीज़ हैं, आपको पता है कि वुमेंस थोड़ी होती है किसी भी कंपनी के अंदर, जो है वो इतना ज़्यादा वुमेंस नहीं होती, कुछ ही होते हैं एम्प्लॉय जो गर्ल्स होती हैं, वुमेंस होती हैं, लेकिन उनको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मैन जो है वो उनको कहते हैं कि मतलब औरतें कमतर हैं और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, तो वो ब्लैकलिस्ट है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे हैंडआउट्स पे दी हुई है, ये आपका हैंडआउट्स का पेज नंबर 44 है। पेज नंबर 44 पे आपको ब्लैकलिस्ट को बताया कि एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस का, थोड़े लोग नहीं, बहुत लार्ज ऑडियंस। तो ये आपने इस तरह के MCQs आते हैं पेपर में जिसमें नेगेटिव रिएक्शन होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस का, किसी भी बात पे हो सकता है, तो वो ब्लैकलिस्ट है। और ब्लैकलिस्ट को अवॉइड कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। ब्लैकलिस्ट को अवॉइड करने के लिए जो टॉप मैनेजर होता है उनको चाहिए होता है कि वो अच्छे तरीके से कंपनी को चलाएं, कम्युनिकेशन लेवल अच्छे तरीके से रखें, अपनी कम्युनिटी, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत वो करते रहें, ताकि उनको सिचुएशन का पता लग सके कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कुछ जो बड़े बॉस होते हैं वो कंपनी के अंदर आते ही नहीं हैं और कुछ काम देख रहे होते हैं, तो उनको कंपनी के अंदर क्या हो रहा है पता भी नहीं चलता, तो इस वजह से ब्लैकलिस्ट ज़्यादा इन हो जाता है। लेकिन अगर वो अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो फिर ब्लैकलिस्ट का होना जो है मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग दें, बार बार अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें,
सारों को, मेन वुमेन सबको उनको ट्रेन करें, उनको बताएं कि जो है वो ऐसे नहीं करना चाहिए और ये सारी चीज़ें उनको बताएं। इसके अलावा आप जो अच्छा बिहेवियर करें, उनको आप जो है वो रिवॉर्ड दें, उनको रिकॉग्नाइज़ करें, उनकी अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो आप उनको अच्छी जो है वो कुछ कंपनसेशन दे दें, कोई बेनिफिट, कोई रिवॉर्ड, कोई मनी या कुछ ऐसा बोनस वगैरह कुछ ऐसा दे दें। अगर जो कुछ ब्लैक लॉस कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर ऐसा माइनॉरिटी के साथ कर रहा है, उसको आप कोई पनिशमेंट भी दे सकते हैं, आप उसको टेम्परेरी तौर पर जो है वो आपको उस कंपनी से निकाल भी सकते हैं इस पर, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लैक लिस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद स्टीरियोटाइपिंग है। स्टीरियोटाइपिंग भी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए, और यह है भी बिल्कुल छोटा सा, इन्होंने नीचे डिस्क्राइब किया हुआ लेक्चर नंबर 8 में ही है। हम देख लेते हैं इसको, यहाँ पे देखें, बिल्कुल छोटा सा है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज़ इसमें से बहुत सारे आते हैं। अब ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि टू बिलीव अनफेयरली पीपल दैट, वो भी एक ब्लैक लैश की तरह ही होता है, ठीक है, जो किसी एक पर ना किसी एक की कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात कर रहे होते हैं, उसको हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। मतलब उसकी किसी एक खसूसियत पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ एक एग्जांपल, जैसे कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ उसमें अफ्रीकन्स हैं जिनका कलर थोड़ा ब्लैक होता है। अगर उनका कलर ब्लैक है तो उनकी एक पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनका कलर फेयर नहीं है, उस बात पे आप उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बार बार उनको ताने वगैरह कुछ ऐसा ऐसा वैसा बता रहे हैं, तो वो अनफेयर है, उनका अच्छा तो नहीं कर रहे हैं ना, तो वो अनफेयर सिचुएशन है। तो ऐसा हमारे पास स्टीरियोटाइपिंग में आता है। ये ब्लैक लैश से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ब्लैक लैश के अंदर जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लार्ज नंबर ऑफ लोग, मतलब बहुत सारे जो है लोग मिलकर उसको बंदे को वो कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक बंदा भी कर सकता है, ठीक है। ये इनको दरम्यान में थोड़ा एक बेसिक सा डिफरेंस है कि उसकी किसी कैरेक्टरिस्टिक को देखकर। अब वुमेंस को ब्लैक लैश में देखें, वुमेंस को वो कर रहे थे क्रिटिसाइज, तो वुमेंस में तो कोई कमी तो है नहीं, वो बराबर ही होती हैं और काफ़ी अच्छा हैंडल कर लेती हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब देखिए स्टीरियोटाइपिंग में क्या है कि उसकी स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए जो है वो आप उसका ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से कंपनी के अंदर ये बदमज़ा क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है कंपनी में वो लोग, उनको कितना बुरा फील होगा, आपस में कोलीग के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जब उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो काम कैसे करेंगे, वो मिलकर काम करना भी पसंद नहीं करेंगे, दूसरा बंदा स्ट्रेसफुल रहेगा और कंपनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, कंपनी के जो है बेसिक चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग इनको इतना आप क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो कभी कभी कंपनी छोड़ के भी चले जाते हैं, और हो सकता है कि बहुत टैलेंटेड हो, मोस्टली अफ्रीकन्स होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो इस तरह करने से वो छोड़ के चले जाएंगे, तो इस तरह से कंपनी को बहुत नुकसान भी होते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिए भी और शॉर्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 9 से कंपनसेशन और बेनिफिट्स वाला टॉपिक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपनसेशन और बेनिफिट्स क्या हैं। कंपनसेशन और बेनिफिट्स जो है वो तमाम जो रिवॉर्ड्स हैं ना वो हैं। देखिए यहाँ पर कंपनसेशन का मतलब है कि तमाम वो रिवॉर्ड जो आप किसी भी एक बंदे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहा है उसको देते हैं, वो सारे रिवॉर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे पास कंपनसेशन और बेनिफिट्स है। जैसे ये पे है, पे एक रिवॉर्ड है जो पर जॉब परफॉर्म करने के बाद मिलता है। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं फाइनेंशियल, जैसे कि पेड वकेशंस मिलती हैं, सिक लीव मिलती हैं, हॉलीडे मिलती हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है। इसके अलावा नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी हैं, जैसे कि इन्जॉयमेंट है, कोई पिकनिक, कोई ट्रिप, कोई पार्टी वार्टी, इस तरह की सब चीज़ें। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ कैसे आएंगे, एमसीक्यूज़ आएंगे जैसे पेड वेकेशन है तो पूछेंगे कि पेड वेकेशन क्या है, तो ये एक बेनिफिट है, ठीक है। कंपनसेशन और बेनिफिट्स पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज़ भी पेपर में बहुत दफ़ा आते हैं। मतलब ऐसे में टॉपिक्स, अभी जो हम टॉपिक्स डिस्कस करें ना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। अगर एमसीक्यूज़ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा आपको कंपनसेशन और बेनिफिट्स से। मोस्टली जो है वो एमसीक्यूज़ ही आते हैं इसमें से, क्योंकि देखिए पेड वेकेशन, सिक लीव, हॉलीडेज़ और ये मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारे बेनिफिट्स हैं। या तो शॉर्ट में आपको कह सकते हैं कि कुछ मॉनेटरी लेवल के बेनिफिट्स बताएं, या फिर कुछ नॉन मॉनेटरी जो पैसों से रिलेटेड नहीं होते उनको हम नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स कहते हैं। जैसे कि आप उनको एक ट्रिप पे ले जाते हैं, अक्सर स्कूल्स की वेकेशन होती है तो वो ट्रिप्स अरेंज करते हैं, या फिर समर कैंप रख लेते हैं वेकेशंस पे, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो नॉन मॉनेटरी हैं। और मॉनेटरी में क्या आता है, पेड वेकेशन, सिक लीव, बोनस, हॉलीडेज़, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो है वो ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट, ये तीन हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 10 के बिल्कुल लास्ट पे इन्होंने इन तीनों को डिफाइन किया हुआ। लेक्चर नंबर 10 में बस एक यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो यहाँ देखें इन तीनों के दरमियान में डिफरेंस बताया हुआ है। एचआर एग्जीक्यूटिव जो है और टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं, ठीक है। अब ये भी मैनेजर्स की टाइप में ही फॉल करता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछे कि एचआर मैनेजर जो हमारे पास एचआर एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, जो एचआर मैनेजर एचआर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो टॉप लेवल है या लो लेवल है या कौन सा लेवल है उनका, ये आपको आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जर्नलिस्ट कौन से होते हैं, जर्नलिस्ट वो लोग होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड जो एक टास्क होते हैं ना वो उनको परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जैसे मैनेजमेंट फंक्शन है या कुछ इस तरह की मैनेजमेंट जो चीज़ें होती हैं ना वो। उसके बाद एचआर स्पेशलिस्ट कौन से होते हैं,
एचआर स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो भी ह्यूमन एग्जीक्यूटिव होते हैं, मैनेजर होते हैं, नॉन मैनेजर भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं और एचआर एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं स्पेशलिस्ट, जिनका कंसर्न क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शनल चीज़ों को देख रहे होते हैं, ठीक है, वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये तीनों का डिफरेंस भी आपने देख लेना है कि कौन से होते हैं, और ये एमसीक्यू उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको इनकी एचआर के टाइप्स भी पूछ सकते हैं। तो एचआर की 3 टाइप्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्स जर्नलिस्ट और ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट। तो ये आपको शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 जो है वो आपके लिए फुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 11 आपने बिल्कुल नहीं स्किप करना, क्योंकि लेक्चर नंबर 11 से जो है ना वो आपका शॉर्ट लॉन्ग ज़रूर आता है, हर दफ़ा आता है, क्योंकि इसमें लीगल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचआर डिसीजन बताया हुआ है, यानी कि लीगली जो हमारे पास प्रोसीजर है ना, जितने भी लॉज हैं वो सारी चीज़ें हैं ना वो इसमें बताई हुई हैं, इनके एचआर के जितने भी लॉज हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपने लेक्चर को स्किप ही नहीं करना, आपने इस पूरे लेक्चर को देखना है। फेयर एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन है, इस पर भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का लॉ है, ये कब पास हुआ था, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, ईईओ आपको फुल फॉर्म पूछी होती है, ये एमसीक्यू ज़रूर आता है आपको पेपर में फुल फॉर्म बताने वाला, ठीक है। तो वो यहीं से वो एमसीक्यूज उठाते हैं। इसके अलावा ये लोग शॉर्ट और लॉन्ग में भी ये एमसीक्यू ज़रूर उठाते हैं, ये क्वेश्चन जिसमें डिफरेंट लॉज आपको दिए होते हैं, या फिर आपको कहा होता है कि 5 लॉ डिस्क्राइब कर दें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला लेक्चर तो आपने पूरा जो है देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं, जितने भी देखें तो सारे लॉज ही हैं, ठीक है, ये सारे लॉज हैं, आपने लॉज ज़रूर करने हैं। तो लेक्चर नंबर 11 आपने पूरा करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको देख लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 12 में आपको एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे बात हो रही है, तो ये वाला लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें, ये कुछ इसकी टेक्निक्स थी, ये ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है 2022 में। इसके अलावा इससे एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट लॉन्ग भी आते हैं, तो ये वाला टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। जीरो बेस फोरकास्टिंग है, बॉटम है, अप है, और उसके अलावा मैथमेटिकल मॉडल है और सिमुलेशन है, ठीक है। अब जीरो बेस फोरकास्टिंग में क्या होता है कि ये जो मेथड होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो करंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको देखा जाता है, स्टाफिंग की नीड हमारे पास फ्यूचर में क्या होगी। अभी से वो ना, अभी करंट सिचुएशन में वो आगे से सोच लेते हैं कि फ्यूचर में हमें इतने लोग चाहिए होंगे, वो बैठकर वो सारा कुछ वो सोच रहे होते हैं। फिर बॉटम अप्रोच है, सक्सेसिव लेवल है, लोएस्ट लेवल है, ये सारा कुछ आपने ये देख लेना इस लेक्चर से। बहुत ही आसान से वर्डिंग लिखी है। मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, फिर हमारे पास सिमुलेशन है। सिमुलेशन में जो है वो रियल वर्ड से एग्जाम्पल दे देते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी टेक्निक है, इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 12 से यह शॉर्टेज ऑफ वर्कर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बिल्कुल नहीं स्किप करना। अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सरप्लस ऑफ वर्कर भी है और शॉर्टेज भी है। शॉर्टेज ऑफ वर्कर मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं कम पड़ जाएं, तब आप क्या क्या करेंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से। सबसे पहले तो क्रिएटिव रिक्वायरमेंट करेंगे, यानी कि आप अपने जो नए बंदे सेलेक्ट करने हैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके लिए आप थोड़ी क्रिएटिविटी लाएं ताकि आपको बेनिफिट मिले। कंपनसेशन के बेनिफिट्स हैं, यानी कि आप उनके बेनिफिट्स बढ़ा दें और फ्लेक्सिबल आवर्स दें उनको, या फिर उनको पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट दे दें, या फिर उनको चाइल्ड केयर सेंटर प्रोवाइड कर दें। अक्सर होता है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में चाइल्ड केयर डे केयर सेंटर्स होते हैं, तो टीचर्स जो होती हैं बच्चों को वहाँ छोड़ देती हैं, तो ये एक बेनिफिट होता है उनके लिए। तो वो आप अपनी कंपनी के अंदर आने की कोशिश करेंगे ऐसे लोग, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग दे सकते हैं आप, ट्रेनिंग प्रोसेस है। नए एम्प्लॉयज़ को आप ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ जो आप रखते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ी सी मतलब हम थोड़ी सी टेंशन में होते हैं कि नए एम्प्लॉय हैं, पता नहीं ये कैसा परफॉर्म करेंगे ये वो, तो उसके लिए आप ट्रेनिंग कर सकते हैं उनकी। उसके अलावा डिफरेंट सिलेक्शन का स्टैंडर्ड आप चेंज कर सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन 4 काम करने से आपके जो एम्प्लॉय जो शॉर्ट हो रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग और सक्सेशन डेवलपमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, ठीक है। सक्सेशन डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कोई ऐसा बंदा है जिसको हम फर्दर प्रमोट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि फ्यूचर में अगर मैनेजर छोड़ के चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या हमारी कंपनी के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो उस मैनेजर की पोस्ट के लिए सुटेबल होगा। तो वो अभी से सोच के रख लेते हैं कि अगर मैनेजर की थोड़ी सी बहस हो जाती है किसी से, तो वो पहले से सोच लेता है कि अगर ये छोड़ के मुझे चला गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन कौन संभालेगा, तो क्या मेरी कंपनी के अंदर कोई बंदा है। तो उन्हें पहले से उस पर नज़र टिका के रखी होती है कि बस इस बंदे को हमने रखना है, ठीक है। तो ये सक्सेशन डेवलपमेंट होती है। और सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, जिसमें आपने ये देखना होता है कि क्या क्वालिफाइड पर्सन आपके अवेलेबल हैं किसी पोजीशन के लिए। जब पोजीशन खाली होते हैं तो ये काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, ठीक है। तो आपने इसका ख्याल रखना है, ये तो आपस में मिलते जुलते भी हैं, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग में आपने रखना है कि वो क्वालिफिकेशन मैच करती है या नहीं, और इसमें जो है वो क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल है या नहीं, आप इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अगला लिखा था, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, एचआर प्लानिंग प्रोसेस है। एचआर प्लानिंग प्रोसेस की जो प्रोसेस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर जो है वो शॉर्ट में आते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास पहला है ऑर्गेनाइजेशन की विजन को डिटरमाइन किया जाता है। अभी या फिर लेटेस्ट जो क्विज हुआ है इसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, जिसमें पूछा हुआ था कि फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है।
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन देखेंगे क्या है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट स्कैन करेंगे, उसके बाद उसके गोल सेट करेंगे, स्ट्रेटजिक गोल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के उनको सेट करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट प्लानिंग फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस के। ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी और MCQs के लिहाज से भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस वाला आपका लेक्चर नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो आप लेक्चर 14, 15 तो पूरा देखें, ठीक है। अब जॉब एनालिसिस पे बात कर लेते हैं, हम जल्दी से इसको क्विकली से देखेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है हमारे पास। तो जॉब एनालिसिस को देखें क्या होता है, इसका पर्पस क्या है। पर्पस क्या होता है कि हमने जो है वो जॉब एनालिसिस के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारी कंपनी के अंदर कितनी पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पे अभी हमने लोग रखे ही नहीं हैं, यानी कि अनअसाइन पोजीशंस कितनी हैं, ठीक है, जहाँ पे लोगों को रखने की ज़रूरत है। अनअसाइन पोजीशंस को भी जो है वो हमारे पास ये मैनेज करता है। जैसे कि जॉब है, जॉब क्या होती है, ग्रुप ऑफ टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ गोल। ये सारे डिफरेंस भी आपने याद रखने हैं, ड्यूटी, टास्क, एक क्लाइंट का इनका आंसर है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर MCQs आते हैं, ठीक है। उसके बाद जॉब एनालिसिस सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर आप कलेक्ट करते हैं सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी जॉब के लिहाज से, ठीक है। जैसे कि कोई पोस्ट खाली होने वाली है या फिर किसी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैनेजर की पोस्ट है या कोई लो लेवल पोस्ट है, उसका जितना भी डाटा होता है ना वो आप सारा कलेक्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब कुछ आप उसमें चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आगे मैंने इसी को लिखा हुआ है। मेथड ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से मेथड हैं, जो है हमारे पास क्वेश्चन जॉब एनालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। और कब कब हमें जॉब एनालिसिस करनी पड़ती है, जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है या फिर कोई नई पोस्ट आती है या कोई नई जॉब क्रिएट की जाती है, तब हमारे पास जॉब एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास यूज़ ऑफ जॉब सिलेक्शन, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपको इसकी एग्जांपल ले लें, इतने सारे क्विज़ लेक्चर से आए हैं ना यहाँ से, इसी 2-3 टॉपिक्स से, तो ये अगर आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगा ना तो आप बहुत सारे MCQs अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो 3-4 आपके MCQs पक्के इसमें से आएंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, एक रिटन स्टेटमेंट होती है, एक जॉब होल्डर को दी जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि उसने किस तरह से जॉब करनी है, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर उस जॉब के बारे में सब कुछ लिखा होता है। एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो एक नया बंदा आता है उसको दे देते हैं, ये हमारे पास जॉब है, आपने इसमें ये काम करने, आपको ये टूल्स मिलेंगे, आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इनको आपने मद्देनजर रखना है और अपनी सारी करनी है, इनकी जितनी उनकी जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज़ हैं, मतलब उन्हें क्या क्या काम करने हैं, वो सारे लिखे होते हैं। अब जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन एक ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर लिखा होता है कि कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए इस जॉब के लिए, यानी कि एक बंदा आपकी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है जिससे, तो उसको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको BA पास होना चाहिए, MA पास होना चाहिए, उसको BScs किया होना चाहिए, क्या किया होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, वो सारा कुछ उसमें लिखा होता है, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन में कि इस बंदे के पास इतना एजुकेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना उसके पास जो है वो काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर्सनैलिटी ट्रेट भी अक्सर मेंशन होते हैं और फिजिकल एबिलिटीज़ भी मेंशन होती हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जॉब एवोल्यूशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम जॉब की वर्थ को एनालाइज करते हैं कि जॉब की जो कीमत है वो क्या है, ठीक है, कंपोजिशन और बेनिफिट से मदद रखते हुए। तो इस तरह के ये वाला आपका है ना, ये चारों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और जॉब एवोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्विज आए थे, मैंने कुछ सॉल्व करने की कोशिश तो की थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं सारे सॉल्व नहीं कर सकी। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाती, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा MCQs आए हुए थे, अभी हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने MCQs देखे थे। जॉब स्पेसिफिकेशन किस चीज़ का आउटकम है, जॉब एनालिसिस का भी हमने देख लिया और ये आप देख सकते हैं। ये MCQs काफ़ी ब्लर है तो आपको दिखाई नहीं देगा, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए जिसके पास एटलीस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 10 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो। तो अब देखिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांगे और क्वालिफिकेशन मांगे, तो ये क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। अभी हमने जॉब स्पेसिफिकेशन देखी तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन है कि उसके पास इतने जो है वो इतना उसके पास जो है वो एक्सपीरियंस और इतना उसका एजुकेशन होना चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे MCQs थे। MCQs की मेरे पास करंट फाइल है आपकी क्विज़ नंबर 1 की। तो क्विज़ नंबर 1 के अंदर भी अगर हम देखें तो आपके बहुत सारे ऐसे MCQs मिलेंगे जो सिर्फ जॉब स्पेसिफिकेशन के पर थे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर पे वापस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट के सोर्सेज क्या हैं। रिक्वायरमेंट के सोर्सेज हम जब बंदे नए रखते हैं तो उसके एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं और इंटरनल सोर्सेज होते हैं। तो वो टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल कौन से होते हैं, जो आप कंपनी के अंदर से लोगों को रखते हैं, और एक्सटर्नल कौन से होते हैं, जो आप कंपनी के बाहर से रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने रफली बता दिया। तो इसको लेक्चर नंबर 18 से भी जाके आप रीड कर सकते हैं। सरप्लस ऑफ एम्प्लॉय फोरकास्टिंग क्या होती है कि जब आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय ज़्यादा हो गए, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हैं,
अनयूज्ड है, मतलब ज़रूरत भी नहीं है आपको, कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ आपके पास हैं, कंपनी के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो लेक्चर नंबर 18 में है ये, और पीछे भी एक दफ़ा आया था, वो हमसे स्किप हो गया था। अब लेक्चर नंबर 18 में भी दोबारा इन्होंने बताया, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 18 में नहीं है, शायद वो पीछे था, तो मैं आपको रफली बता देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एम्प्लॉय ज़्यादा हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप रिस्ट्रिक्ट हायरिंग कर लें, ठीक है, उनको हायर करना कम कर दें, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि ऐसे है, किसी को उठा के नहीं रख लेना। आप जो अर्ली रिटायरमेंट कर दें, जो बहुत थोड़ी सी उनकी एज होगी, आप उनको जल्दी रिटायर कर दें, ठीक है, अर्ली रिटायरमेंट कर दें, आप ले ऑफ कर दें, यानी कि टेम्परेरी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव कर दें, ठीक है। अभी जैसे कि कोविड में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी, तो बहुत सारी कंपनीज़ ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, यानी कि टेम्प्रोरी तौर पर उनको निकाल दिया कि जब कंपनी वापस से अच्छी ग्रो करेगी तो हम आपको वापस रख लेंगे, तो वो ले ऑफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन आप कर सकते हैं जब सरप्लस होता है एम्प्लॉय के, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा हो गए। इसके अलावा वर्किंग शेड्यूल्स भी आप कम कर सकते हैं, यानी कि कुछ घंटों का टाइम कुछ एम्प्लॉय को दे दें, कुछ घंटों का कुछ एम्प्लॉयज़ को, यानी कि उनके काम करने के जो घंटे हैं ना उनको कम कर दें, इससे उनकी पे भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 18 में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर हमारा टॉपिक 19 है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है एक्सटर्नल और इंटरनल रिक्रूटमेंट की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज अक्सर पेपर में आते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपसे एडवांटेज भी पूछ सकते हैं और डिसएडवांटेज भी पूछ सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 17 में काफ़ी डिटेल में जो है वो ये है, तो लेक्चर नंबर 17 को देखें, यहाँ पे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आप देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो प्रमोशन एक्सटर्नल इंटरनल में क्या होता है, कंपनी के अंदर के लोगों को ही आप प्रमोट कर देते हैं हायर लेवल पे, ठीक है, छोटे लेवल से उनको हायर लेवल पे रख लेते हैं, या फिर उनके कोई रिश्तेदार होते हैं, आप उनसे कहते हैं कि आप अपने किसी जानने वाले को रखते हैं कंपनी के अंदर, अक्सर ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, आप उनको रेफ़र कर लेते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज क्या होंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट के, कि मोटिवेशन जो है वो बहुत अच्छा काम करने की मोटिवेशन उनके अंदर डेवलप होगी, जो दूसरे एम्प्लॉय में देखेंगे कि हाँ इसको प्रमोट कर दिया, क्या पता कल को मेरे को प्रमोट कर दें तो मैं भी अच्छा काम करूँ, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा जो प्रेजेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आप, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं, कंपनी आपकी इससे ज़्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। अब इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके नुकसान ये होंगे कि अब लोगों के अंदर बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि मैंने ना इससे अच्छा काम करना है, अब अगली बार मेरा प्रमोशन होना चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए, मैंने जो है अच्छा काम करना है। अक्सर ये होता है कि वो ना अपनी मतलब डिस्कशन भी खुल के नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें छुपाने लगते हैं एक दूसरे से, कंपनी के अंदर ही लोग, कि अगर मैं इसको ये बताऊंगा तो ये बात ही जाके बॉस को बता देगा, या फिर ये ग्रो कर लेगा, इसको प्रमोशन मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा तो मैं इसको बताऊंगा ही नहीं। इस तरह की जो है सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा कंपनी के अंदर बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा मिस गाइड भी कर लेते हैं अक्सर कुछ लोग, जो बुरे लोग भी होते हैं ना, हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको गलत गाइड करते हैं, ताकि इसको मैं गलत गाइड करता हूँ, ये जब गलत करेगा मैं अच्छा करूँगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद इस तरह से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, यानी कि जो बाहर से आप लोगों को अपनी कंपनी के अंदर बुलाते हैं, उसके भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। अब उसके फ़ायदे और नुकसान कहाँ क्या हैं, यहाँ पे आपको गिवन थे, यहाँ देखिए ये एडवांटेज है। एडवांटेज क्या होंगे, नए आइडियाज़, नए लोग आपकी कंपनी के अंदर आ गए हैं, आप कुछ नए आइडियाज़ वो करेंगे, जो बाहर के लोग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली है आप काम करने की। कुछ लोग होंगे जो बहुत ही मेहनती होंगे, क्या पता आपको बहुत ही मेहनती बंदा मिल जाए जो आपकी कंपनी को 4 चांद लगा दे। अब डिसएडवांटेज भी इसके हैं, और डिसएडवांटेज क्या होगा, ये बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई नया बंदा आया तो उसको तो आपको कुछ चीज़ें पता ही नहीं होंगी, उसको तो सिखाना पड़ेगा, उसको आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा, आपका वक्त भी लगेगा, ठीक है। और जो प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं अब वो दुखी हो जाएंगे, वो बहुत ही परेशान हो जाएंगे कि हमें तो प्रमोशन मिला ही नहीं, अब तो उन्हें बाहर से बंदे ले आए हैं, अब हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो वो फिर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो है हमारे पास मिस्टेक्स भी हो सकती है हायरिंग करते वक्त, ये ना हो कि आपने जल्दी हायर करते वक्त कोई मिस्टेक कर दी हो और कोई गलत बंदा आपने अपने कंपनी के अंदर रख लिया है। अब क्या होगा, आपको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, आप उसको सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब वो सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा। अब वेस्ट क्यों होगा, क्योंकि वो बंदा काम का ही नहीं था, आपको उसको आखिर में निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि सिलेक्शन प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं, लेक्चर नंबर 18 है, तो आपका जो पेपर है वो लेक्चर नंबर 18 तक ही है इस दफ़ा। तो लेक्चर नंबर 18 के अंदर जो स्टेप्स है ना, ये वही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पर है। सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक होती है, फिर प्री एम्प्लॉयमेंट के टेस्ट होते हैं, डिफरेंट तरह के टेस्ट। इन टेस्ट पे ना इतने एमसीक्यूज़ आते हैं ना पेपर में कि आपका एमसीक्यूज़ ना 3-4 इसी में से ही आएंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज़ के साथ एक कॉन्सेप्चुअली आएंगे, जैसा मैंने अभी आपको पीछे गाइड किया था, बिल्कुल उसी तरह से। फिर इंटरव्यू की 3 टाइप्स हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, बैकग्राउंड चेक, और ये सारा जो है इसके 8 स्टेप्स हैं। ये सारे आपने 8 स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से याद रखने कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। थोड़ा सा हम इनको डिस्कस भी कर लेते हैं। इनिशियल स्क्रीनिंग में क्या होता है, सबसे पहले कि सिलेक्शन जब होती है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जो है वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं जॉब के लिए।
जब वो अप्लाई करते हैं ना इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर, आप क्या करते हैं, आप अपना एम्प्लॉयज़ को, अपना मकसद होता है आपने उनका कम करना है। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय आ गए, ठीक है, मतलब कि 500-600 लोगों ने अप्लाई कर दिए, लेकिन आपको सिर्फ 5 लोग चाहिए, सिर्फ 5 सीटें, 500-600 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो आप उसको कैसे आप कम करेंगे? या तो आप उनका कोई टेस्ट ले लें, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। तो इनिशियल स्क्रीनिंग में आपने उनको कम करना होता है। कम कैसे करते हैं? आप उनकी रिज्यूमे को चेक करें, उनकी सीवीज़ को चेक करें, उनकी एजुकेशन देखें कि अच्छा एफए बंदा पास है, उसने अप्लाई कर दिया, हमें तो एफए वाला चाहिए ही नहीं, आप उसको आराम से साइड पे कर दें, ठीक है। उसके बाद उसकी जॉब परफॉर्मेंस पे देखें, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है पिछली जॉब में, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अक्सर ऐसा होता है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता ना उस जॉब में, उनको साइड पर रख देते हैं उनकी सीवीज़ को, और जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इनिशियल स्क्रीनिंग में यही होता है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी होता है, जिसमें वो वेरीफाई करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी सीवी पे लिखी हुई है वो करेक्ट है या नहीं है। यानी कि अक्सर लोग होते हैं सीवी बढ़ा चढ़ा के लिखा होता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, जब उनका इंटरव्यू होता है उनको कुछ नहीं आता, तो उनको आउट कर देते हैं। तो ये जो है स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स हैं जिसकी वजह से बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये किए जाते हैं। और 30 मिनट्स का ये इंटरव्यू होता है इनिशियल स्क्रीनिंग का, तो ये भी एमसीक्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ अक्सर इसमें से आता है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन ब्लैंक और रिव्यू ब्लैंक है। इसमें क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आगे की जितनी भी इसके बाकी जो चीज़ें थी वो आगे लेक्चर नंबर 19 में है, तो इसलिए आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो इनिशियल स्क्रीनिंग का आपके पास जो टॉपिक है ना वो आपका लेक्चर नंबर 18 में आ गया, तो उसको आपने देख लेना है। इसके अलावा इंटरव्यू की टाइप्स देख लेनी है, और जितने भी टेस्ट है ना वो सारे देख लेने हैं। ये टेस्ट आगे आप फर्दर फाइनल टर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि अब वो लेक्चर आपकी फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे। अब फाइनल टर्म आपका 19 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज हमने जो है वो टॉप मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट थे। अगर आप ये 20 टॉपिक्स कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी फाइल ना करें, आप सिर्फ ये 20 टॉपिक्स कर लें, बस आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने MGT 501 के शॉर्ट लेक्चर्स भी बनाए हैं यूट्यूब पे, इनका लिंक भी मैंने यहाँ पे साइड अटैच कर दिया है, ये फाइल भी आपको दे दूँगी, जिससे आप ये 20 जो है वो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं। आप लेक्चर्स जो है वो इस तरह देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेक्चर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 2 से टाइप ऑफ मैनेजर्स, आप वो लेक्चर खोलें, टाइप ऑफ मैनेजर करें और बस इतना कर लें, ठीक है। और होप सो कि आपको समझ भी आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको सारे टॉपिक समझाए भी हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई तो आप ये लेक्चर्स भी जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो इन 20 टॉपिक्स को करने के बाद आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो जिन लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है, ताकि वो अच्छी सी अपनी मिड टर्म की तैयारी कर सकें। अगर वो सिर्फ ये सिलेक्टिव कुछ टॉपिक्स कर लेते हैं तो उनका मिड टर्म बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये उनके लिए है। अगर जिनके पास टाइम है, क्योंकि अभी भी वक्त है, आप एक दिन लगा के सारे लेक्चर्स ले सकते हैं। अगर जिनके पास अभी भी टाइम है तो वो लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होगा, ठीक है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब करंट पेपर्स आएंगे तो मैं आपके करंट पेपर भी सॉल्व करके शेयर करूँगी। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि ये सारे देखिएगा कि जो टॉपिक्स हमने अभी पढ़े हैं उसमें से कितना पेपर आता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कितने % पेपर आया है, ठीक है। और करंट पेपर जितने भी होंगे वो ग्रुप्स में बच्चे शेयर करते हैं, तो मैं उनको ज़रूर सॉल्व करके अपने चैनल पे डालूंगी। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को भी बाकी लोगों के साथ शेयर कर दें जिनका ये सब्जेक्ट है, ताकि वो भी कम टाइम में बहुत अच्छी सी तैयारी कर सके, ठीक है। मिलते हैं आप करंट पेपर्स की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।